नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता देता हूँ कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और हम यहाँ पर हर दिन 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हम हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिससे रिलेटेड हम स्टैटिक का पोर्शन भी कवर कर सकते हैं तो हम वो भी करते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कुछ सेम ट्रिक्स। सेम ट्रिक्स का मतलब और कुछ नहीं है बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना है ना। अगर आप यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें बहुत सी स्टेटमेंट्स को आप एलिमिनेट करके अपने आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है। बाकी ये क्लासेस आपको मंडे टू फ्राइडे देखने को मिलती है एंड दोपहर 2:05 पर ही अपलोड हो जाती है। ठीक है। अभी तक हमने आज डे नंबर 82 है तो डे नंबर 81 तक हमने 2014 से लेके 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी बच्चे पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो क्या कर सकते हैं कि वो इस क्लास को एज अ ट्रायल क्लास देख लें एंड फिर 2014 से लेके अपनी डे 1 से लेके क्लासेस को देखना स्टार्ट करें, मतलब 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करें। ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है। तो या आप ये भी कर सकते हैं कि पहले 2024 का कंप्लीट कर लीजिए फिर आप वहां पे चले जाइए 2014 पे। ठीक है। बाकी हर दिन 15 क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है। तो 7 to 8 डेज लगते हैं जिसमें हम इस पूरे के पूरे पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके। अब चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगती है तो वो वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे भी करके देख सकता है। ठीक है। अब हर एक क्वेश्चन से पहले मैं आपको 15 सेकंड्स देता हूँ और फिर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ। बाकी बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगा क्लास स्टार्ट करने से पहले, अगर किसी को ये लग रहा हो कि मैंने एक वीक क्यों क्लास नहीं ली थी, है ना, 2023 तक हमने पूरे प्रीवियस ईयर पेपर करे थे, 81 डेज तक हमने ये सीरीज को चलाया, फिर मैंने बीच में ब्रेक क्यों लिया था, मैंने आपको बताया था कि मार्च में हमें क्या करना है। ठीक है। वो मुझे डिसाइड करना था, इस वजह से मैंने एक हफ्ते का गैप लिया था उस चीज को प्लान करने के लिए, है ना। और क्या करना है हमने मार्च में, वो मैंने आपको भाई पढ़ लेके टेलीग्राम चैनल पे बता दिया है। वो वहां पर पिन है, कमेंट पिन है वहां पे, तो आप वो चीज देख सकते हैं वहां पे जाके। ठीक है। अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। 15 सेकंड्स दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर हम देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। चलिए। ओके। अब देखिए जरा, यहाँ पे लिखा गया है द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब ना देखो, जब भी कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं ना, थोड़े से अपने दिमाग के घोड़ों को चलाना। क्यों? क्योंकि 70% ऑफ द टाइम्स देखा गया है कि ये कंपेयर जब करते हैं ना तो उसमें ये गलत करते हैं स्टेटमेंट्स को, बट नॉट 100% ऑफ द टाइम, बट 70% ऑफ द टाइम्स ये गलत करते हैं। तो प्लीज इस चीज को अपने दिमाग में रखना। अब पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है इसके ऊपर बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि आपको क्या दिखता है कि इनकमिंग सोलर रेज आपको देखने को मिलती है। मैं यहाँ पे आपके लिए बनाता हूँ। चलिए, ये अर्थ है, ये सन है। यहाँ से कुछ रेज हमें देखने को मिलती हैं जो कहाँ पर आती है, अर्थ के ऊपर आती है। ठीक है। ये कैसी होती हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये शॉर्ट वेव होती है, शॉर्ट वेव। अब क्या होता है, यहाँ से कुछ जो मतलब कि रेडिएट होती है, यही जो रेज आई है हीट प्रोड्यूस करिए, ये रेडिएट भी होगी, ठीक है, वापस भी जाएगी। तो ये कैसी होती है, ये जब वापस जाती है लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्या होता है, इस बात को समझने की कोशिश करना कि ये जो शॉर्ट वेव है ना, ये तो ट्रैप नहीं होती इतना एटमॉस्फेयर में, बट जो लॉन्ग वेव है वो बहुत ज्यादा ट्रैप हो जाती है एटमॉस्फेयर में। कैसे? आपने एक कॉन्सेप्ट सुना है ग्रीन हाउस गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्यों हम इनसे इतना परेशान हैं? इनसे हम इतना परेशान इसलिए हैं क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, ये इस लॉन्ग वेव रेडिएशन को क्या करती है, ट्रैप कर लेती है। तो जितनी ज्यादा ये ग्रीन हाउस गैसेस होगी उतनी ज्यादा ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है ये ट्रैप होगी। उतनी ज्यादा उतना ज्यादा क्या होगा, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। तो यही रीजन है कि इस गैस को हम कम करना चाहते हैं, इन गैसेस को। ठीक है। ताकि ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है, ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, ये ट्रैप ना हो हमारे एटमॉस्फेयर में और अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज ना करे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज्यादा
जिसे हम कहते हैं हीट को कैप्चर करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका उल्टा है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया ना, वो एकदम गलत कर दिया। इसको क्या कर दिया, इसको घुमा दिया है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से जो हीट ट्रैप होती है वो ज्यादा होती है रादर देन इनकमिंग सोलर रेडिएशन से। अब ये स्टेटमेंट हो गई गलत। अब क्या होता है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये बात पता होती है दोनों स्टेटमेंट्स साथ में गलत नहीं हो सकती। तो इसका मतलब अगर एक गलत हो गई है तो दूसरी को सही होना पड़ेगा ही, तभी इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो जो गवर्नमेंट है, जो यूपीएससी है, वो क्वेश्चन को कैंसिल कर देगी। अब अगर आप एग्जाम पेपर में बैठे हो, आपको पता है, आप श्योर हो पहली स्टेटमेंट गलत है, तो प्लीज दूसरी स्टेटमेंट को पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करना। 100 क्वेश्चन है, सारे करने हैं। जब आपको समझ आ गया है कि एक स्टेटमेंट गलत है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में दूसरी स्टेटमेंट को सही होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो गया। बट अभी तो हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम सेकंड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रिडक्शन। नहीं होगा, ये रेडिएशन होगा। क्या होगा, रेडिएशन, रेडिएशन। ठीक है, अब देखो जरा, ये चीज तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, बट फिर भी मैंने आपको क्या किया, 2014 से लेके अभी तक हम ये देखते हुए आए हैं कि जब भी ऐसी सिंपल स्टेटमेंट लिखी हो, ऐसा नहीं बोला आर दी बेस्ट एब्जॉर्बर्स। ठीक है, ऐसा भी नहीं बोला कि सबसे ज्यादा यही एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला। आर गुड एब्जॉर्बर्स। जब भी ऐसा होता है कि स्टेटमेंट को बहुत जर्नल बनाया जाता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल बनाया जाता है, तो वो स्टेटमेंट जो है वो यूजुअली करेक्ट होती है। अब देखो, यहाँ पे तो हमें पता था, बट हम क्या सीख सकते हैं इससे, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। जो मैंने यहाँ पे समझाया ना आपको, वही मैंने क्या किया है, एज अ डायग्राम यहाँ पे ऐड किया है। तो आप जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी, भाई पढ़ लेंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप इसे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीट बजट को प्लीज मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ेंगे कि 6% हो रहा है, 20%, 4%, इसको याद करते रहेंगे। प्लीज ये गलती मत करना। आपको देखना है कि मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, मिनिमम कहाँ हो रहा है, और पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। यूपीएससी आपसे स्टैटिक चीजें नहीं पूछता है इतनी ज्यादा। वो चाहता है आपको कॉन्सेप्ट पता हो, और जितनी स्टैटिक चीजें पता होनी चाहिए उतनी ही पता हो। आप सारी की सारी परसेंटेज याद करके एग्जाम में नहीं जा सकते, प्लीज इस बात को याद रखना, अगर कोई नया बच्चा देख रहा है तो। ठीक है, जिसने प्रिपरेशन को अपना स्टार्ट किया है। अब देखो, यहाँ पे भी सेकंड क्वेश्चन जो है ये कंपैरिजन का है, बट फिर मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको कहा था कंपैरिजन हो तो आप अपने दिमाग के घोड़ों को चलाना। 70% ऑफ द टाइम्स वो स्टेटमेंट्स गलत होंगी, और 30% ऑफ द टाइम्स वो सही होंगी। तो प्लीज यहाँ पे भी कंपैरिजन का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना इसे। आपको मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ, पढ़ लो, फिर हम देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। चलिए, चलिए, अब देखिए जरा, यहाँ पे बोला है थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू पोल्स। देखो, ये चीज मैं आपको सिंपल सी तरीके से, सिंपल से, वैसे मैंने आगे जो है वो डायग्राम ऐड किया है, बट फिर भी मैं क्या चाहूंगा कि आप मेरे एक्सप्लेनेशन को सुन लो, क्योंकि वो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। ठीक है, देखिए, ये अर्थ है। ठीक है, मान लो ये मैं ऐसे ऑल्टीट्यूड बना रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है, ये कितना भी है, ये सोलर सिस्टम है, समझ लो सोलर सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है बहुत सारी लेयर्स आती है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, है ना, बहुत सारी आती हैं। तो अभी हम सिर्फ ट्रोपोस्फियर की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये ट्रोपोस्फियर है हमारा। अब होता क्या है ना, ये पूरी की पूरी अर्थ है। अब ये जो ट्रोपोस्फियर है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और एक सर्टेन हाइट तक जाता है, बट ये हाइट डिफर करती है। ये हाइट जो है वो इक्वेटर पे ज्यादा होती है, पोल्स पे कम होती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ये 11 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर की विड्थ तक होती है। मतलब होता क्या है, मान लो अगर ये पोल्स है, ये पोल्स है, तो पोल्स पे इसकी विड्थ कम होगी, और इक्वेटर है मान लो ये, तो इक्वेटर पे इसकी जो हाइट है वो ज्यादा होगी। मतलब इस तरीके से ये होता है। अब रीजन क्या है, देखो, यहां पर इक्वेटर में, सब ट्रॉपिक्स में, ट्रॉपिक्स में जो हीट है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे इवेपोरेशन भी सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पे कन्वेंशनल करंट्स भी सबसे ज्यादा होते हैं, इवेपोरेशन की वजह से, हीट की वजह से। तो इस वजह से यहाँ पर जो एयर है वो एक लंबी हाइट तक
ऊपर जाती है। वहीं पर पोल्स में इतना इवेपोरेशन नहीं होता, कन्वेंशनल करंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उस वजह से हीट ज़्यादा नहीं होती, तो यहाँ पर जो इवेपोरेशन की वजह से समझ लो कि ये जो एयर है ये ज़्यादा विड्थ कवर नहीं करती, ठीक है? तो बस ये सिंपल रीज़न है कहाँ का? इक्वेटर का और पोल्स का, जिसकी वजह से ये जो विड्थ है ये डिफर करती है। यहाँ पे 11 किलोमीटर है और यहाँ पे 18 किलोमीटर है। अब देखो पहली जो स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। अब ये देखना है हमें क्या ये इसका जिसे हम कहते हैं रीजन है या नहीं है। वाह, मेरा जो डॉग है वो खराटे मार रहा है मेरी साइड में सो के। अ, चलो पहले आपको ये समझा दो, 15 सेकंड्स के गैप में इसको थोड़ा उठाना पड़ेगा। अब देखो जरा, ओ माय गॉड। अब देखो जरा, यहाँ पे क्या लिखा है, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट्स। अब मैंने आपको बता दिया स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट्स क्यों होते हैं इक्वेटर पे। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये तो रीजन भी करेक्ट है। तो जब रीजन भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स भी करेक्ट है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब चलते हैं आगे। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए ऐड कर दिया, आप सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हो कि कौन सी लेयर होती है, कौन सी लेयर नहीं होती है। पीडीएफ कहाँ मिलती है? भाई पढ़ लेके टेलीग्राम चैनल पे, आपको ये बात पता है, ठीक है? अब ना एक चीज़ याद रखना, ये जो यहाँ पर प्लेन बनाया हुआ है, ये प्लेन यहाँ पे तो यूजुअली नहीं उड़ते हैं, ये उड़ते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है? अब उसके पीछे का मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, चलो। ये लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर अपर स्ट्रेटोस्फेयर है। लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में ये आपको एरोप्लेन उड़ते हुए दिखेंगे। ऐसा क्यों होता है? देखो, ट्रोपोस्फेयर में जो ये कन्वेंशनल करंट्स है, जो ये एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज़ है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बट वहीं पर लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में ये बहुत शांत होते हैं, ठीक है? तो इस वजह से क्लाउड से भी ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने देखने को मिलेगा स्ट्रेटोस्फेयर में, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में ये प्लेन्स जो है वो क्या करते हैं, ये प्लेन्स यहाँ पे फ्लाई करते हैं। क्यों? यहाँ पर जो ये ट्रोपोस्फेयर में हमें टर्बुलेंस देखने को मिलती है, मेनली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से, वो हमें लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को नहीं मिलती है। ये रीजन है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 5 ऑप्शंस, 6 ऑप्शंस, आपको सिर्फ उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जो आपको श्योरली पता है कि ये तो कभी नहीं हो सकता। जब आपको ये लगे कि हाँ, इसके होने के 0.0000001% भी चांस है कि ये करेक्ट हो सकता है, तो भी आप उसे करेक्ट मानेंगे। अगर आप किसी चीज को पूरी तरीके से गलत कर पा रहे हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तभी आप प्लीज उसे अपने ऑप्शन से हटाइएगा, ठीक है? तो आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पे 15 सेकंड, सोच लो, समझ लो, फिर हम देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। चलिए। चलिए, अब देखिए, वॉल्केनिक इरप्शन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स है जो हमें बाहर निकलते हुए दिखते हैं उस इरप्शन के टाइम पर, ठीक है? अब जो सबसे नॉर्मल चीजें हैं वो आपको पता होगा। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि पायरोक्लास्ट जो है वो निकलता है। तो पायरोक्लास्ट से ही उन्होंने एक वर्ड बनाया, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, है ना? तो ये बात भी एकदम ठीक है, जब पायरोक्लास्ट निकलता है तो पायरोक्लास्ट का जो गंध है वो भी निकलेगा, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज भी आएंगी। ऐश एंड डस्ट, ये तो एक सिंपल सी बात है, कोई चीज जल रही है, मोल्टन है, बाहर आ गई, लावा बन गई, ऐश तो होगा, डस्ट तो होगा उसके अंदर, और यही चीज तो हम फोटोज में भी देख पाते हैं। तो ये तो वैसे ही आप गलत नहीं करेंगे। नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स, ये दोनों जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन की जो गैसेस होती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड्स जो होते हैं, प्लस जो सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं, वो दोनों वॉल्केनिक इरप्शन में निकलते हैं। अब आपको अगर नहीं भी पता, आप एक बात सोचो, वॉल्केनिक इरप्शन जब हो रहा है तो बहुत सारी गैसेस बाहर निकलेंगी। अगर नाइट्रोजन कंपाउंड्स, यहां भी नहीं बोला एक पर्टिकुलर गैस भी नहीं बोला, यहाँ पे बोला नाइट्रोजन का कंपाउंड, उन्होंने बहुत वाइड रखा है। अगर इसके होने की वही बात है, 0.0000001% चांसेस भी है, तो आप सही मानेंगे। उन्होंने कुछ पर्टिकुलर नहीं दिया आपको, उन्होंने बोल दिया नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, सल्फर के कंपाउंड्स। अब वॉल्केनिक इरप्शन है, इतनी सारी गैसेस निकल रही है, इतने सारा, आपको वही बात जैसे करी, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज निकल रही है, तो क्या उनमें कोई नाइट्रोजन कंपाउंड्स और सल्फर कंपाउंड्स नहीं हो सकते? बिल्कुल होते हैं। ये तो हमें मेनली देखने को मिलते हैं, प्राइमरीली तो यही देखने को मिलते हैं हमें।
ठीक है? तो ये चीज़ एकदम ठीक है। मैंने वही कहा आपको तभी इन स्टेटमेंट्स में से, इन ऑप्शंस में से कुछ निकालना है जब आपको लगे आप 100% श्योर है कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तभी आप प्लीज़ उन्हें निकालिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसे ही मैंने थोड़ा-सा आपके लिए इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया है कि 3 टाइप के हमें मटेरियल देखने को मिलते हैं, गैसियस एमिशन, लिक्विड एमिशन और सॉलिड फ्रैगमेंट्स। सॉलिड फ्रैगमेंट्स जो है उसमें आपको पाइरोक्लास्टिक डेब्रीज़ देखने को मिलेगी। प्राइमरी प्रोडक्ट्स जैसे मैंने आपको बताया कि सल्फर कंपाउंड्स हमें, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर्स हो गई, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक चीज़ प्लीज़ याद रखना, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है। आपको याद रखना है यस, वाटर वेपर जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। प्लीज इस बात को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आइसोथर्म के ऊपर ये क्वेश्चन है। देखो इस चीज को ना जरा कनेक्ट करो कि कैसे थीम्स को वो कनेक्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर के पेपर में हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से जो कॉन्टिनेंट्स है और किस तरीके से जो सी है, ठीक है, उनका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है और कम होता है। और हमने देखा था कि सबसे ज्यादा सी के बीच में और कॉन्टिनेंट के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिलता है टेम्परेचर में, वो विंटर्स में देखने को मिलता है। दिमाग में आपको लग सकता है ऐसा कि यार समर्स में होता होगा सबसे ज्यादा डिफरेंस, तो बट आपको क्या याद रखना है, सबसे ज्यादा जो यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो विंटर्स में होता है। अब अगले ही साल 2024 में इससे रिलेटेड, सॉरी 23 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ कब ज्यादा होता है, विंटर में या समर में। कंपैरिजन का क्वेश्चन था, वो गलत हुई थी स्टेटमेंट, है ना, आपको अगर याद हो तो। अब यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पर इसी थीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया, आइसोथर्मल मैप से रिलेटेड। आइसोथर्मल मैप्स में होती है आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स का मतलब क्या होता है, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अगर इन दोनों के बीच में टेम्परेचर सेम है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो ये लाइन जो है वो इस तरीके से मैच करेगी। अगर इनके बीच में टेम्परेचर क्या है, अगर इनके बीच में जो टेम्परेचर है वो डिफरेंस है, तो ये आइसोथर्म जो है इस तरीके से भी मूव करेगी, इस तरीके से भी मूव कर सकती है। अब इस तरीके से मूव करेगी या इस तरीके से मूव करेगी, ये कैसे मूव करेगी अभी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे खुद, ठीक है? आपके पास है 15 सेकेंड्स, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। चलिए, तो बस मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि ना थीम्स रिपीट होती है, कम मतलब आसपास की रिलेटेड थीम्स भी जिसे हम कहते हैं रिपीट होती है। तो प्लीज जब भी प्रीवियस ईयर पेपर को आप पढ़ रहे हैं तो अपने दिमाग को खोल के रखना। जितना मैं हो सकता हूँ मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, बट अगर आपको भी लगे कि नहीं यार ये भी पढ़ना चाहिए तो आप उसे जरूर पढ़ना, ठीक है? चलिए, चलिए जी, अब देखो जरा, आइसोथर्म्स बोला गया है कि डेविएट करती हैं नॉर्थ में ओवर द ओशंस एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट्स। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल। देखो जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने में क्या होता है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कोल्ड हो जाते हैं बहुत ज्यादा जल्दी, अपने टेम्परेचर को लूज कर देते हैं। और जो विंटर, सॉरी, जो सी है वो वार्म रहते हैं, रिलेटिवली वार्म रहते हैं अगर कॉन्टिनेंट से आप उन्हें कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो इनके बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो काफी हाई होता है। वो कैसा होता है? काफी हाई होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो ओशन की तरफ आइसोथर्म है, ये जो लाइन है, वो नॉर्थ की तरफ मूव करती है। क्या ये बात ठीक है? एकदम ठीक है। और कॉन्टिनेंट्स पे ये साउथ की तरफ मूव करती है। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, जहां कोल्डनेस ज्यादा है वहां पर लाइन जो है वो साउथ की तरफ मूव कर रही है। तो अब समझ में आया कहाँ मूव कर रही है, इधर। कब मूव करेगी नीचे की तरफ? जब कोई चीज कोल्ड होगी। ऊपर की तरफ मूव कब करेगी? जब कोई चीज वार्म होगी। इस बात को याद रखना। अभी ये मैप से भी अच्छे से समझाता हूँ। ये बात एकदम ठीक है। अब देखो जरा, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करेंट्स गल्फ स्ट्रीम। अब एक बात बताओ, गल्फ स्ट्रीम देखते ही क्या आपको ये याद नहीं आया, ये तो वार्म करंट है, कोल्ड करंट है ही नहीं, ये तो वार्म करंट है। तो इन्होंने इन्होंने यहां पर स्टेटमेंट के हिसाब से इसे कोल्ड ओशन करंट कैसे बता दिया? नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट भी वार्म करंट है, इन्होंने कैसे बता दिया इसे कोल्ड? ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो गई। इनकी बात एकदम ठीक है कि जो प्रेजेंस है कोल्ड ओशनिक करंट की नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, वो क्या कर रही है, वो आइसोथर्म को नॉर्थ की तरफ बेंड करवा रही है। एकदम ठीक बात है। बट
क्या इनका कहना ये ठीक है कि गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो वार्म करंट है? बिल्कुल भी नहीं, ये बात एकदम गलत हो जाती है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होता, तब भी आपको अगर ये पता होता सिर्फ स्टैटिक का पार्ट कि गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो वार्म करंट है, तभी आप इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को गलत करते और क्वेश्चन को ठीक कर देते। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। बट हमारा काम क्या है? कॉन्सेप्ट को समझना, तो अभी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैंने आपको क्या बताया? जो कॉन्टिनेंट्स हैं, मैं थोड़ा सा इसको क्या कर रहा हूँ, ज़ूम कर देता हूँ आपके लिए। अब इस बात को समझने की कोशिश करना। मैंने आपको क्या बताया था कि जनवरी के महीने में जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं, वो अपने टेम्परेचर को लूज़ कर देते हैं बहुत जल्दी, ठीक है? वहीं पर सीज़ में टेम्परेचर रिलेटिवली हाई रहता है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, वो कैसा रहता है? हाई रहता है। तो इस वजह से आइसोथर्म आपको क्या देखने को मिलेगी? बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब समझते हैं। देखो, ये पॉइंट है एक और ये पॉइंट है एक। ये दोनों पॉइंट सेम लाइन पे, यहां पे टेम्परेचर सेम है, ठीक है? बट जहां पर भी टेम्परेचर, आप देखो ओशन आया बीच में, ये ओशन है, पूरा अटलांटिक है। यहां पे ओशन आया, ओशन आने की वजह से क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ गया। कॉन्टिनेंट्स में कम है जनवरी के महीने में, पर कंपैरेटिवली ओशन में तो नहीं है ऐसा। तो आप देखो ये कहां तक मूव कर गया, ये यहां तक मूव कर गया, ये यहां तक मूव कर गया, ये यहां तक मूव कर गया। रीजन रीजन ये कि जहां पर भी ज्यादा वार्म है, वहां ये नॉर्थवर्ड मूव कर जा रहा है, और जहां पर भी ये ठंडा है, जहां पर भी ये ठंडा है, वहां पर ये साउथवर्ड मूव कर जा रहा है। आप इधर देखोगे आप, तो इस वाले कॉन्टिनेंट में अभी तक टेम्परेचर, क्योंकि ये ओशन के पास है तो ये वार्म है, पर सेम कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे कि टेम्परेचर गिर जा रहा है। जितना आप कॉन्टिनेंट के अंदर जा रहे हैं, उतना जो टेम्परेचर क्या है, उतना टेम्परेचर ठंडा होता जा रहा है, और आइसोथर्म जो है वो साउथवर्ड मूव कर रही है। तो हमें क्या देखने को मिला कि ओशंस में जनवरी के महीने में क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो आइसोथर्म है, ये नॉर्थवर्ड मूव कर रही है ओशन के ऊपर, और कॉन्टिनेंट्स पे साउथवर्ड। अब आप ये कहीं पर भी देख लो, आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, आप किसी को भी कंपेयर कर लो, आपको सेम चीज समझ में आएगी। आप इसे कर लो, यहाँ कॉन्टिनेंट्स है, आइसोथर्म साउथवर्ड्स है, एकदम से ओशन आया बीच में, एकदम से यहाँ पे ओशन आया, क्या देखा? ये मूव कर गई ऊपर की तरफ। बस इतना आपको समझना है, ठीक है? अब यही जो चीज है, सेम चीज जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, ये यहाँ पे क्या है? स्टेटमेंट्स में लिखी गई है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? आपको ये बात अब तक तो समझ में आई गई होगी। अरे भाई, हो जा। हाँ जी, कि आपको क्या करना है? आपको भाई पढ़ लेंगे टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को उठाना है, और इन सारी स्टेटमेंट्स को, और जो भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है, उसे आपको पढ़ लेना है। बाकी मेरा काम है आपको एकदम लेमन भाषा में समझाना है, एकदम आसान भाषा में समझाना, वो काम मैं आपके लिए कर देता हूँ, ठीक है? बुकिश लैंग्वेज पढ़नी है तो आप इस टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको टाइम नहीं दूंगा, रीजन बीइंग ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ठीक है? किसके ऊपर क्वेश्चन था ये आपका समझ लीजिए प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है? और ऐसे क्वेश्चन हम कहाँ करते हैं? अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर में। करंट अफेयर्स के लेक्चर में हम क्या करते हैं, आपको पता है? एक तो हम मंथली करंट अफेयर्स में प्लेसेस इन न्यूज करते हैं, जिसकी अलग से एक क्लास होती है, और एक हम क्या करते हैं, 100 क्वेश्चन, अराउंड 100 क्वेश्चन करते हैं, किसके? बाकी जितनी भी न्यूज़ है पूरे महीने की, जो आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में आ सकती है, उसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है? तो ये वैसे ही है, यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है वो, कोटे डी आइवोर एंड घाना, ठीक है? ये है जो 2 लार्जेस्ट कोको के प्रोड्यूसर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे आप ट्रिक ढूंढेंगे, जैसे देखो, ट्रिक ढूंढना जो है ना, वो अब यहाँ पे तो समझ में आ जाएगा। जैसे आपको क्या दिखेगा कि अल्जीरिया, मोरक्को, बोट्सवाना, नामीबिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक्यू, घाना, ये सब बहुत सिंपल नेम्स है, पर उन्होंने इसे क्यों ऐड किया, ठीक है? अब ऐसी चीजें आप एग्जाम के बाद सोच सकते हो, बट एग्जाम के टाइम पे ये सब चीजें नहीं आती है। तो मैं इसलिए कहूंगा कि कोई भी फालतू की ट्रिक जो आपको दिखती है ना, आप उसको मत अपने दिमाग में रखना एग्जाम के टाइम पर, वो आपके मार्क्स गवाएगी ही, आपको मार्क्स दे के नहीं जाएगी वो चीजें, ठीक है? तो प्लीज ऐसी फालतू ट्रिक से दूर रहना। ये एक स्टैटिक का क्वेश्चन है,
ठीक है, एक स्टैटिक का क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए अगर आपने न्यूज़ पढ़ी है तो। अगर नहीं पढ़ी तो फिर नहीं आएँगे ऐसे क्वेश्चंस आपको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब ये भी देखो स्टैटिक का क्वेश्चन है, इस पे भी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिस पे टाइम यूज़ करना है, उसमें हम टाइम यूज़ करेंगे, बट फालतू चीज़ों पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया कि गंगा डाउनस्ट्रीम में कुछ रिवर्स जो हैं, वो जॉइन कर रही हैं, ठीक है? आपको उनकी राइट वेस्ट से ईस्ट की जो जिसे हम कहते हैं कि किस तरीके से मिल रही है, वो आपको बताना है कि वेस्ट में सबसे वेस्ट में कौन-सी है, सबसे ईस्ट में कौन-सी है और उस तरीके से इन्हें लगाना है। अब इसमें ना आप 2 ऑप्शन तो अपने मतलब आँख बंद करके गलत कर सकते थे। कैसे? हमें पता है कोसी तो एंड में जुड़ती है, ठीक है? कोसी तो एंड में जुड़ती है, तो बिल्कुल भी कोसी से पहले तो गंडक आ ही नहीं सकती, ठीक है? अब आप पहुँच गए थे 2 ऑप्शन में। 2 ऑप्शन में अगर इसको आपको सिर्फ़ इतना पता होता ना कि गोमती सबसे पहले जुड़ती है इनमें से, तो आप इसको कर जाते, चाहे आपको घाघरा और गंडक में कन्फ्यूज़न होता तब भी। बट वही है, ये कब आएगा? जब आप सारे रिवर सिस्टम को अच्छे से पढ़ें। मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी आप रिवर सिस्टम पढ़ने जाते हैं, तो 3 रिवर सिस्टम तो आप कभी नहीं भूलेंगे। एक तो इंडस, एक गंगा, एक ब्रह्मपुत्र। उसके बाद आप पढ़ना चाहें, तो आपको पढ़ना है गोदावरी, ठीक है? इनको तो इन 4 को तो ऐसे रट्टा मार लो, ठीक है? कि आपको सब कुछ पता हो, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ कौन-सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ कौन-सी है। फिर उसके बाद आती है, अगर आपने ये 4 पढ़ लिया, उसके बाद कौन-सी आती है, कौन-सी न्यूज़ में चल रही है। जैसे आप समझो चंबल चल रही है, बेतवा चल रही है, तो आपको उनके बारे में ज़रूर पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हम करंट अफ़ेयर्स में कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। तो इसीलिए जो चीज़ एक बार मैं बता देता हूँ करंट अफ़ेयर्स में, उस चीज़ पर वापस आकर वापस डिस्कशन करना, उसको पूरी तरीके से समझना टाइम वेस्ट करना है, ठीक है? तो जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। अब मैंने आपके लिए क्या किया है, यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसको तो आप पढ़ सकते हैं, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, ये ज़रूर देख लेना। यहाँ पे पूरा गंगा सिस्टम जो है वो यहाँ पर एडेड है। आप इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से सबसे पहले गोमती, देन घाघरा, गंडक एंड कोसी। तो अगर आपको सिर्फ़ ये भी पता होता ना, कोसी सबसे एंड में जुड़ रही है, तो फिर आप क्या करते? आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते। ये पता होता है यहाँ से गोमती सबसे पहले आ रही है, तो आप क्या करते? उसको एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुँच जाते। चारों का पता होना ज़रूरी नहीं था, सिर्फ़ 2 का पता होना ज़रूरी था। ठीक है? फिर उसके बाद लेफ्ट बैंक है, राइट बैंक है, ये मैंने टेक्स्ट में दिया है। इस मेरे बताने के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसे बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। ये तो आपको ही याद करना है, ठीक है? तो जो चीज़ आपको ही याद करनी है वो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, बट आपको ही उसे याद करना पड़ेगा। जो चीज़ मैं समझा सकता हूँ, आपके दिमाग में घुसा सकता हूँ, उसके ऊपर मैं डिस्कशन यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है? अब देखो ये इतना सिंपल क्वेश्चन था। मैंने आपको क्या बोला है हमेशा, 2014 से 2024 तक हम पहुंच गए। एक ही बात मैंने स्टार्टिंग से बोली है, कुछ क्वेश्चंस नॉलेज से सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चंस एप्टीट्यूड से सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चंस दोनों को कंबाइन करके सॉल्व होंगे, ठीक है? अब नॉलेज से सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस में आप एप्टीट्यूड नहीं लगाएंगे, एप्टीट्यूड से सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस में आप नॉलेज को इंक्लूड नहीं करेंगे, और जिसमें दोनों लग रहे हैं वो तो तभी आएगा जब आप इन क्लासेस को देखेंगे, ठीक है? अब देखो जरा, ये जो क्वेश्चन है, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ये बोला गया है यहाँ पे। मैंने आपको क्या बोला, वन ऑफ द जहां लिखा हो वो 99% ऑफ द टाइम्स करेक्ट हुआ है। अभी तक हम 2024 तक आ चुके हैं। 2024 तक हमने देखा है जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं अब तक, वन ऑफ दी की कम से कम 20 टू 25 स्टेटमेंट्स आ गई होंगी। सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट उनमें से गलत हुई है, सिर्फ एक स्टेटमेंट, ठीक है? ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है कि बोला गया रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स। बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं होगी? बिल्कुल सही बात है, करेक्ट। अब बोला गया बाकी दोनों स्टेटमेंट्स में रेन वाटर के बारे में बताया गया है कि क्यों वो वेदरिंग ऑफ रॉक कर पाती है। तो रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, क्या उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है? बिल्कुल। इसी से तो कौन सा प्रोसेस बना है वेदरिंग वाला? कार्बनेशन। ऐसे ही रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इससे ही कौन सा कॉन्सेप्ट बना है? ऑक्सीडेशन। तो बिल्कुल कार्बनेशन हो, ऑक्सीनेशन हो, ऑक्सीडेशन हो, उन दोनों से ही वेदरिंग ऑफ रॉक हमें देखने को मिलता है। तो यही रीजन है, क्योंकि रेनफॉल में ये दोनों चीजें पाई जाती है, ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, इसीलिए वेदरिंग ऑफ रॉक होती है। बट फिर मैं वही बात बोलूंगा, ये कब आ सकता है? ये प्योर नॉलेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है? उन्होंने प्योरली यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं लिखा,
कार्बनेशन नहीं लिखा, बट उन्होंने उसको पूरा डिफाइन करके यहाँ पे लिख दिया। तो जो भी अच्छे से पढ़ेगा ज्योग्राफी को, एनसीईआरटी से ही पढ़ लोगे ना, तब भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, पर एनसीईआरटी तो पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लो कि आपको ना ये देखने को मिलेगा कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स के 3 मेन रीजन देखने को मिलेंगे। एक तो फिजिकल वेदरिंग, एक केमिकल वेदरिंग और एक आगे लिखा है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तीनों को जरा देख लो। जैसे कि फिजिकल वेदरिंग में क्या आएगा, फ्रॉस्ट वेजिंग। आपको पता है कि पत्थर के बीच में पानी चला जाता है, अब ठंड के टाइम पर वही पानी जम जाएगा, ठीक है। जब वो पानी जम जाएगा तो वो क्या करेगा, वो गैप बना देगा पत्थर के बीच में। जब समर्स आएंगी तो वो पानी बह जाएगा वहां से, ठीक है। तो अब क्या हो गया, गैप बन गया। तो ये क्या कर रहा है, ये वेदरिंग कर रहा है, उस रॉक को तोड़ फोड़ रहा है। इस बात को समझना। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, आपको पता है जब भी कोई चीज गर्म होती है तो वो एक्सपैंड करती है, जब भी ठंडी होती है तो वो श्रिंक करती है। तो इस वजह से भी हमें वेदरिंग देखने को मिलती है। एक्सफोलिएशन, इसका मतलब क्या है, जैसे आपने देखा है कि अनियन है, अनियन को पील करते, अनियन को पील करते रहते, फिर अंदर क्या बचता है, इतना सा बचता है। इस तरीके से रॉक जो है वो भी एक्सफोलिएट करती रहती है, ठीक है। अनियन की तरह पील ऑफ करती रहती है और लास्ट में छोटा सा पत्थर बचता है। ये भी फिजिकल वेदरिंग का पार्ट है। एब्रेशन का मतलब क्या है, एब्रेशन मींस फ्रिक्शन। जब भी विंड की वजह से या स्नो की वजह से, किसी भी वजह से अगर फ्रिक्शन देखने को मिलेगा तो वो एब्रेशन में काउंट होगा, वो एक फिजिकल वेदरिंग है। सॉल्ट वेदरिंग का मतलब क्या है, देखो आपको पता है सेलाइन सॉल्यूशन जो है वो रॉक के अंदर एंटर करते हैं, उनके पोर्स में एंटर करते हैं, किसी भी तरीके से उस रॉक के अंदर एंटर करते हैं, वहां पे वो सॉल्ट के क्रिस्टल छोड़ जाते हैं। अब ये जो सॉल्ट के क्रिस्टल है, ये कुछ टाइम बाद जब एक्यूमुलेट होते हैं तो ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसके ऊपर, उस पर्टिकुलर रॉक के ऊपर। तो इसकी वजह से भी फिजिकल वेदरिंग देखने को मिलती है। वहीं पर केमिकल वेदरिंग में क्या क्या आता है, कार्बोनेशन, जैसे मैंने आपको बताया, जब भी रेन वाटर है, समझ लो किसी भी तरीके से कार्बोनेटेड वाटर, अगर जिसमें जो भी वाटर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्थर के बीच में जा रहा है, तो क्या होगा, वो वहां पर कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, रिएक्ट करेगा पत्थर के साथ, और क्या होगा, उसको वेदर करेगा, उसको तोड़ फोड़ करेगा उसमें, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि जो भी जब भी वाटर और कोई भी सिलिकेट मैटर जो है रॉक के अंदर, वो आपस में रिएक्ट करेंगे, तो उस टाइम पर हमें क्या देखने को मिलेगा, जो हार्ड पार्ट है वो सॉफ्ट हो जाएगा और इस वजह से उस रॉक में वेदरिंग देखने को मिलेगी। फिर आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो सबको ही पता है ना, वेदरिंग ऑफ रॉक कैसे होता है। हाइड्रेशन की बात करें, हाइड्रेशन का मतलब क्या है कि वही वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जिसे हम कहते हैं कि रॉक के अंदर घुस रहे हैं, और उस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि वो रॉक एक्सपैंड करती है, एंड इस वजह से वहां पे वेदरिंग देखने को मिलती है। डिसोल्यूशन बहुत सिंपल है, आप लोगों को पता होगा कि डिसोल्यूट कर जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो डिसोल्यूशन सिर्फ उन पत्थर में आपको देखने को मिलेगा जो वाटर के साथ डिसॉल्व हो सकते हैं, जैसे लाइमस्टोन यहाँ पे लिखा नहीं है, चलो लाइमस्टोन हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया, जिप्सम हो गया, इन सारी चीजों की बात करी गई। आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग, जो मैंने आपको बताया था, थर्ड टाइप की वेदरिंग हमें देखने को मिलती है। प्लांट की रूट्स ग्रो करेगी रॉक के बीच में, तोड़ फोड़ करेगी, सिंपल सी बात है, देसी भाषा में बताऊंगा जो हमेशा याद रहे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला आपको शायद सेंस ना बनाए, पर समझने की कोशिश करना। ये जो बैक्टीरिया, फंगी, लिचन है, ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं, और इस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि इनकी वजह से केमिकल वेदरिंग होती है। तो हाँ, बायोलॉजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग साथ साथ हो सकती है। बायोलॉजिकल जो एक्टर्स हैं उनकी हेल्प से केमिकल वेदरिंग हो सकती है। फिर उसी तरीके से एनिमल्स हो गए, बरोज वगैरह बनाते हैं, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, उसकी वजह से भी वेदरिंग होती हुई दिखती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आप कैसे कर पाओगे, ये नॉर्थ सी से रिलेटेड है। अब इसी महीने की जो जनवरी की मैंने आपको प्लेसेस इन न्यूज करवाई है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बाल्टिक सी से रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था। तो मैंने आपको क्या बोला है, मैं आपको अगर कोई भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, करंट अफेयर्स में, प्लेसेस इन न्यूज़ में, तो वो सारे रिलेटेड हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। मैं कोई आपको फालतू की चीज़ नहीं करवाऊँगा। मुझे पता है आपका टाइम इम्पोर्टेंट है, आपका नॉलेज इम्पोर्टेंट है, इस वजह से उसी टाइप के क्वेश्चन करवाऊँगा जो आने की संभावनाएँ हैं। अब अगर आपने वो बाल्टिक सी वाला लेक्चर देखा होगा, या फिर वो देखा होगा जिसमें मैंने प्लेसेस इन न्यूज़ करवाई है जनवरी की, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें एक कंट्री, सॉरी, 2 कंट्री तो ऐसी हैं जो कि आप डायरेक्टली निकाल के बाहर कर दोगे, भाई ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो उस सी से लगती है।
ठीक है? तो फिर से 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, सोच लो, समझ लो, फिर हम देखते हैं क्या सही है, क्या गलत है। चलिए। ओके। वाओ! पेन ही गिर गया। चलो कोई बात नहीं। अब देखो ज़रा, इसको समझने के लिए ना, अब ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, मैपिंग का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा-सा मैप की तरफ आपको लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना, आपको नॉर्थ सी से लगती हुई दिखेंगी 7 कंट्रीज़, ठीक है? कौन-कौन सी है? सबसे पहले आपको यूके देखने को मिलेगा, नॉर्वे देखने को मिलेगा, डेनमार्क देखने को मिलेगा, जर्मनी देखने को मिलेगा, नीदरलैंड्स देखने को मिलेगा, बेल्जियम देखने को मिलेगा, और थोड़ा-सा फ्रांस वाला एरिया भी देखने को मिलेगा। तो ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 कंट्रीज़ है जो नॉर्थ सी से लगती है। तो कहीं भी आपको रशिया नहीं देखने को मिला, कहीं भी आपको स्वीडन नहीं देखने को मिला, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि उसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है? तो आपको कौन-कौन सी कंट्रीज़ जो है यहाँ पे देखने को मिली? क्या रशिया देखने को मिली? नहीं मिली। क्या जर्मनी देखने को मिली? बिल्कुल मिली। क्या नॉर्वे देखने को मिला? अब आओ इधर। नॉर्वे तो है, यहाँ स्वीडन है, और फिनलैंड कहाँ है? फिनलैंड यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है? स्वीडन के बाद। तो क्या फिनलैंड देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा, वो तो बाल्टिक सी में देखने को मिलेगा। तो इसलिए कह रहा था, बाल्टिक सी वाला अगर पता होता तो उसको कर लेते, ठीक है? तो ओनली 2 जो है वो राइट आंसर है, ठीक है? तो उन लेक्चर्स को प्लीज़ देखना जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है? अब देखो ज़रा, इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करना कि ज़्यादा से ज़्यादा 2026 के पेपर में पूछे जाएँगे। कैसे? जिसमें आपको 3 कॉलम और 3 रोज़ देखने को मिलेगी। अगर ऐसे क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो ये क्वेश्चंस की भरमार आपको देखने को मिल सकती है 2026 के पेपर में। याद रखना, कोई भी नए साल का पेपर है, उसमें एक शॉकिंग फैक्टर होता है। आपको वो शॉकिंग फैक्टर शॉक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस कर रहे हो। आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, इसलिए आपको उन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है? तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसकी तरफ जाता हूँ। देखो, ये प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बस एक बात याद रखना कि ऐसे क्वेश्चंस पर तब तक मत भागना जब तक आपको इनके बारे में ना पता हो। मैंने आपको क्या बताया? जो कट ऑफ जाती है वो 50% से कम जाती है, ठीक है? तो आप 100 में से 100 क्वेश्चंस करने लायक तो नहीं है। सिंपल सी बात है। 50% कट ऑफ जाने का मतलब तो यही समझ में आ रहा है अभी तक हमें, है ना? तो इसका मतलब है कि हाँ, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैं आपको आज भी लिख के दे रहा हूँ, जो आपको बिल्कुल ही नहीं आएँगे। जिन्हें देख के आप कहेंगे, भाई साहब ये क्या पूछ लिया? जिसमें एक्स्ट्रा ही कोई फैक्ट होगा, जिसमें एक्स्ट्रा ही कोई नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी। बट ऐसे क्वेश्चंस को मेरे कहने से प्लीज़ आप स्किप कर देना, ठीक है? अगर आपको लगता है कि हाँ, आप 2 ऑप्शन तक पहुँच पा रहे हैं, ठीक है? अपनी नॉलेज को यूज़ करके, एप्टीट्यूड को यूज़ करके, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना। बट अगर आपको ऐसा लगे कि ये तो एकदम न्यू है मेरे लिए, तो आप प्लीज़ उसकी तरफ मत जाना, आप अपने नंबर खो दोगे, ठीक है? ऐसे ही ये क्वेश्चन भी है। मैं अगर आपकी जगह बैठा होता 2026 में ये क्वेश्चन आ जाए, तो शायद मैं इसको क्या करूँ, इसको मैं स्किप कर दूँ। 99% जो मैं कहता हूँ आपको, मैं इसे स्किप कर दूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि वॉटरफॉल का रीजन और उस रीजन पे कौन-सी रिवर है उसको याद करूँ, ठीक है? अब सबसे पहले मैं देखता कि ये जो धुआँधार यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या ये मालवा रीजन में है? फिर देखता मैं, क्या ये रिवर नर्मदा पे होगा या नहीं होगा? तो मेरे को एक बात तो पता थी कि धुआँधार जो है वो नर्मदा रिवर पे तो है, इतनी मेरे को नॉलेज थी, पर मालवा की नॉलेज नहीं थी, इसलिए मैं इसको छोड़ता। बट ये कहाँ पर है? धुआँधार जो आपको देखने को मिलती है, अमरकंटक, कंटक, वहीं पर। हुंदरू की बात करें अगर, तो हुंदरू छोटा नागपुर प्लेट्यू में है और सुबर्णखा रिवर पर है। बिल्कुल ये बात ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो थी वो करेक्ट थी, ये इनकरेक्ट है। फिर जेरसोपा की बात करें तो क्या ये वेस्टर्न घाट्स में है? ये क्वेश्चन था। क्या ये नेत्रावती रिवर पर है? ये क्वेश्चन था। तो ये इसमें नहीं था, ये किस पर था? शारवती रिवर। तो फिर वही बोलूँगा कि यार देखो, बहुत मैं इस बात को मानता हूँ, इसको सॉल्व करना मुश्किल था। बट आपने ये भी तो देखा कि अभी 9 में से 8 क्वेश्चन जो हमने देखे वो सॉल्वेबल थे। वो सॉल्वेबल थे, वो नॉलेज से सॉल्वेबल थे, वो अपने एप्टीट्यूड से सॉल्वेबल थे। तो अगर एक क्वेश्चन आ गया 8 के बाद एक क्वेश्चन, तो वो स्किप करना समझदारी है ना। इस बात को आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ओनली 1 जो है वो राइट आंसर है। प्लीज़ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो आपको आते हैं, जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हो एप्टीट्यूड से, नॉलेज से। ऐसे क्वेश्चंस आएँगे।
ऐसा नहीं हो सकता वो नहीं आएँगे। आपको ऐसा लगेगा भाई इतना कैसे मैं पढूँ? तो याद रखना अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सबको लग रहा है अगर आप अच्छा प्रिपेयर करके रखते हो तो, ठीक है? अगर आप अच्छी प्रिपरेशन रखते हो और आपको ऐसा लगता है ये कैसे होगा यार कोई भी नहीं कर सकता, तो समझ जाना कि वो स्किप करने वाला क्वेश्चन है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर ना सेंट्रल एशिया में कौन-सी माउंटेन है, यूरोप में कौन-सी है, नॉर्थ अमेरिका में कौन-सी है, साउथ अमेरिका में कौन-सी है, ये फैक्ट है। ये इतना पता होना चाहिए। बट क्वेश्चन ये था कि क्या आप टाइप ऑफ माउंटेन भी बता पाएँगे कि कौन-सी कैसी टाइप की माउंटेन है? हाँ, शायद जो न्यूज़ में चल रही हो उन्हें आप पढ़ लो, पर क्या सबको पता कर सकते हो? बट फिर भी मैं वही बात बोलूँगा कि अगर पता है तो करो, नहीं पता तो स्किप कर दो। आप ये देखो इससे पहले के 8 क्वेश्चन जो थे वो सॉल्वेबल थे। आपने 8 में कमा लिया है जो आपको कमाना था, यहाँ गँवाना मत, ठीक है? अब देखो ज़रा बात क्या है कि जो एल्प्स है ना वो फोल्ड माउंटेन है और जो वोसिजेस है ये क्या है? ये ब्लॉक माउंटेन है। बस इसमें ये चीज़ गलत थी, बाकी सब कुछ रीजन सही दिया, नेम ऑफ द माउंटेन सही दिया, बट टाइप ऑफ द माउंटेन में पहली तो स्टेटमेंट में गलती कर दी। बाकी जो 3rd एंड 4th है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे ओनली 2 जो है वो राइट आंसर है। अब ये फैक्ट्स हैं, ये मेरे एक्स्ट्रा बताने से आपको समझ तो आ नहीं जाएँगे, है ना? तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ऐड किया है, आप इसे पढ़ लेना, ठीक है? कि कौन-सी माउंटेन कहाँ पर है, भाई पढ़ लेंगे टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, फ़ोल्ड माउंटेन कैसे फ़ॉर्म होती है, ब्लॉक माउंटेन कैसे फ़ॉर्म होती है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। मेन चीज़ जो आप कन्फ्यूज़ कर सकते हो वो याद रखना कि फ़ोल्ड माउंटेन बनती है कोलिजन के बाद, जब कोलाइड करती हैं 2 प्लेट्स और ब्लॉक माउंटेन बनती है डाइवर्जेंट के बाद, जब 2 प्लेट्स जो है वो डाइवर्ज करती है एंड बीच में आपको क्या देखने को मिलता है, एक माउंटेन क्रिएट होती है और उसे ही ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को प्लीज़ याद रखना, मेनली यहीं पर वो आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन प्योर करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है? उस टाइम के करंट अफेयर्स के हिसाब से कि अच्छा क्वेश्चन था, रेलेवेंट क्वेश्चन था, ये कोई बहुत बाहर से क्वेश्चन नहीं आया था। इसमें पूछा गया था कि ग्रीनफ़ील्ड प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? ग्रीनफ़ील्ड प्रोजेक्ट का मतलब आपको पता है, वो प्रोजेक्ट जो एकदम रूट से बन रहे हैं। उनका पहले कोई भी क्या नहीं है, पहले कोई भी उनका बेस नहीं था। जैसे आप समझो ब्राउन फ़ील्ड होती है। ब्राउन फ़ील्ड का मतलब है कोई चीज़ पहले से एस्टेब्लिश्ड है, अब उसकी कोई न्यू फ़र्म बन रही है कहीं और या फिर उसी को और ज़्यादा बड़ा किया जा रहा है, तो वो ब्राउन फ़ील्ड है, वो पहले से एस्टेब्लिश्ड है। ग्रीन फ़ील्ड का मतलब है कि रूट से बन रही है, वो पहले कभी थी ही नहीं, अब वो रूट से वो प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है? अब देखो ज़रा, अब ना इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता था? देखो नॉलेज से किया जा सकता था इस क्वेश्चन को, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। उस टाइम पर ही इन दोनों एयरपोर्ट को बनाया जा रहा था, ठीक है? खुशीनगर एयरपोर्ट बन रहा था यूपी में, खुशीनगर एयरपोर्ट बन रहा था यूपी में और जो हमारा दोनी पोलो एयरपोर्ट है, वो हमारा कहाँ पे बन रहा था? वो हमारा बन रहा था अरुणाचल प्रदेश में। तो उस टाइम पर क्या है, ये न्यूज़ में था, तो इस वजह से उन्होंने पूछ लिया। अब विजयवाड़ा अगर आपको इन दोनों के बारे में नहीं भी पता होता ना, तो आपको ये तो पता होता भाई विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना फेमस एयरपोर्ट है आंध्र प्रदेश का। तो जब इतना कोई चीज़ इतनी फेमस है तो वो ग्रीन फ़ील्ड कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इसे तो आपको वैसे ही काट देना था और अगर इसे काटते तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही चले गए, 1 ही बचता। तो इसमें भी उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने एलिमिनेशन बहुत सिंपल एलिमिनेशन डाली। उन्होंने क्या किया पहले 8 क्वेश्चन दिए, अच्छे क्वेश्चन दिए, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, एप्टीट्यूड क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते थे। 2 क्वेश्चन में आपका दिमाग घुमा दिया कि ये क्या दे दिया 9 और 10 में। 11 में एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके हाथ में पकड़ा दिया जो बेसिक एलिमिनेशन से हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट इतना फेमस एयरपोर्ट है आपको भी पता होना चाहिए। उसी पर 3 ऑप्शन बेस कर दी और वो गलत है। तो एक ही बचा। अगर इन दोनों के बारे में नहीं भी पता होता तब भी कर लेते। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यूपीएससी को समझो, वो सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं बनाने वाला, बट वो बहुत से क्वेश्चन हार्ड बनाएगा। वो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे शायद घर आने के बाद भी, ठीक है? तो इस चीज़ को प्लीज़ याद रखना, उन क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करना। वाटर वेपर की बात करते हैं। बार-बार बोलूँगा वाटर वेपर क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। कभी कन्फ्यूज़ मत होना एग्ज़ाम में आ गया तो मैं बोल रहा हूँ अगर ये एग्ज़ाम में आए ना कभी, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। देखो, वाटर वेपर के ऊपर क्वेश्चन है 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, सोच लो, एप्टीट्यूड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सिर्फ़ सोच के, एप्टीट्यूड से क्वेश्चन हो जाएगा बिना नॉलेज के। चलिए, 10 सेकंड्स है आपके पास।
चलिए, पहले क्वेश्चन में जो मैंने नॉलेज दी थी आपको, उससे इसका जो आंसर है वो आप निकाल सकते हो। सबसे पहले लिखा है कि ये जो है ये एक गैस है जिसकी अमाउंट डिक्रीज करती है विद ऑल्टीट्यूड। ऐसा क्यों हो सकता है? वैसे भी आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। ऑल्टीट्यूड ये नहीं बोला कि ट्रोपोस्फेयर का ऑल्टीट्यूड, ये नहीं बोला कि सोलर सिस्टम तक का ऑल्टीट्यूड, बस एक जर्नल स्टेटमेंट दे दी कि ये डिक्रीज करता है ऑल्टीट्यूड के साथ। जब भी स्टेटमेंट को जर्नल बनाया जाएगा, बहुत ही ज्यादा जिसे हम कहते हैं कि रोका टोकी वाली स्टेटमेंट नहीं होगी, तब तक वो स्टेटमेंट करेक्ट होती है। वैसे भी एप्टीट्यूड से कर देते हैं, बट बेसिक कॉमन सेंस से भी समझो। ऑल्टीट्यूड में लिखा तो नहीं कि ट्रोपोस्फेयर का ऑल्टीट्यूड देख रहे हैं या स्ट्रेटोस्फेयर तक का ऑल्टीट्यूड देख रहे हैं या सोलर सिस्टम तक का ऑल्टीट्यूड देख रहे हैं। बस सेम सिंपल सी चीज बोलती है कि ऑल्टीट्यूड के साथ कम होता है। अगर आप इसे ऐसे भी देखते ना, ये ट्रोपोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर, ऐसे जाते 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 एक्सोस्फेयर, वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा इधर होते हैं, फिर इधर तो हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और इधर तो होते ही नहीं है। तो इतना तो समझ में आ गया, हाँ भाई बिल्कुल कम हो रहे हैं। अगर वो ट्रोपोस्फेयर के लिए भी कहते ना, तब भी आपको पता होना चाहिए था पहले 5 किलोमीटर की जो हाइट है वहीं पे हमें सबसे ज्यादा वाटर वेपर देखने को मिलते हैं, फिर कम होते रहते हैं। तो चाहे वो ट्रोपोस्फेयर की बात करें या फिर पूरे सोलर सिस्टम तक की बात करें, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। ये तो हमने कॉमन सेंस से देख लिया, ठीक है। अब इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल्स। यार एक बात बताओ, मैंने आपको वहां पे क्या बताया था? जब मैं पहला क्वेश्चन करवा रहा था, मैंने आपको बताया था इवेपोरेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है। इवेपोरेशन सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगी? आपको इवेपोरेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है सब ट्रॉपिक्स पे। कहाँ देखने को मिलती है? सब ट्रॉपिक्स पे। तो सबसे ज्यादा जब इवेपोरेशन वहां पे होती है, तो सबसे ज्यादा वाटर वेपर कहाँ पे होगा यार? अर्थ इक्वेटर पे होगा, सब ट्रॉपिक्स पे होगा, ट्रॉपिक्स पे होगा। पोल्स पे कैसे हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। क्यों ऐसा है? पहली बात तो आपकी इवेपोरेशन वाली बात हो गई। दूसरा रीजन ये है कि जहां पर भी आपको वार्म टेम्परेचर देखने को मिलेगा, वहां पे वार्म एयर होगी। और वार्म एयर जो है, उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो हाई होती है। जहां पर भी आपको कोल्ड एयर देखने को मिलेगी, उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होती है। तो इस वजह से वहां पे आपको वाटर का कंटेंट कम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रीजन है, ये दो रीजन है जिस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम आपको, मैं अगर इक्वेटर भी ना बोलूं, मैं सब ट्रॉपिक्स बोलना चाहूंगा। सब ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स पे आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी। सब ट्रॉपिक्स, ठीक है, सबसे ज्यादा आपको यहां देखने को मिलेगी, इक्वेटर से भी ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया गलत। फर्स्ट जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये आप बेसिकली सिंपल अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर सकते थे, अगर आप थोड़ा सा सोचते, कॉमन सेंस के साथ जाते तो। ठीक है, जो चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई बोल के, वही यहाँ पे लिखी हुई है। कुछ भी 1% भी एक्स्ट्रा नहीं बोला गया। मैंने क्या बोला था? मैक्सिमम कहाँ पे होगा आपका? ट्रोपोस्फेयर में होगा, पहले 5 किलोमीटर में होगा। वही चीज यहाँ पे लिखी है, वही मैंने आपको बताया। इससे एक्स्ट्रा ही बताया, उससे कम नहीं बताया। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लेना जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब आपको पता है, हर एक क्लास में एक क्वेश्चन में एज अ होमवर्क आपको देता हूँ, है ना? हर क्लास में ये होता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात जरूर बताना कि इसका जो आंसर है, इसका आंसर जो है वो दो ऑप्शन में से एक हो सकता था, बट एक स्टेटमेंट इसमें आ गई ऐसी, ये, जिसकी वजह से इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। तो आपको क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट और 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 इक्वेटोरियल क्लाइमेट में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये आपको मुझे क्या बताना है? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी इसको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। एनुअल एंड जो मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट होता है, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर लो होता है। क्या ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट में भी होता है? बिल्कुल बात सही है। प्रेसिपिटेशन तो थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे भी होती है। प्रेसिपिटेशन वेरीज 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर। ये एक हमें चीज है जिससे हमें पता चला आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आप मुझे इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस जो है वो कब बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे जब आप वीडियो देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कोरियोलिस फोर्स, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरियोलिस फोर्स क्या है? ये कैसी फोर्स है? ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। 10 सेकंड्स आपको दे रहा हूं, सोच लो, समझ लो, देन वी विल सी क्या सही है और क्या गलत है। चलिए।
चलिए, बोला गया है विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। बिल्कुल, आपको पता है कोरियोलिस फोर्स तो अर्थ के रोटेशन पे बेस्ड है, परपेंडिकुलर है अर्थ के रोटेशन पे। जितनी तेज अर्थ की रोटेशन होगी उतनी ज्यादा कोरियोलिस फोर्स जो है वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब यही देखने को मिलता है कि बिल्कुल जितनी ज्यादा अर्थ की रोटेशन होगी उतनी ज्यादा विंड वेलोसिटी होगी और उतनी ही ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होगी। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ अगर आपको ये रिलेशन पता होता कि जितनी ज्यादा अर्थ की रोटेशन की स्पीड होगी उतनी ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होगी, तब आप इसको सॉल्व कर पाते। ये नॉलेज है, ये बेसिक्स है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इतना आप इसको एप्टीट्यूड के साथ नहीं ले जा सकते। इट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड एब्सेंट एट इक्वेटर। क्या ये बात एकदम ठीक है? ये बात एकदम ठीक है। क्यों ऐसा बोला गया? ऐसा इसीलिए बोला गया क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि इक्वेटर पे हमें कोई भी कोरियोलिस फोर्स नहीं देखने को मिलती है और पोल्स पे मैक्सिमम देखने को मिलती है। क्या ये बात ठीक है? एकदम बात ठीक है। अब ये कैसे पता कर सकते हो? यार ये तो नॉलेज इतनी होनी चाहिए। आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, अगर सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ी है तो आपको ये पता होगा। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। आपको जो ये कोरियोलिस फोर्स देखने को मिलेगी, ये एक परपेंडिकुलर फोर्स है। जो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो याद रखना। एक परपेंडिकुलर फोर्स है, ठीक है? परपेंडिकुलर फोर्स है। किसके परपेंडिकुलर है? जो भी रोटेशन है ना, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखा था इसलिए मैंने अमक कर दिया, बट इसमें कुछ और लिखा गया, बट मैं आपको बता देता हूँ किससे परपेंडिकुलर है। किससे परपेंडिकुलर है? जो भी डायरेक्शन होगी, जो भी डायरेक्शन होगी रोटेशन की, रोटेशन की जो भी डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा। क्या? कोरियोलिस फोर्स। इस बात को हमेशा याद रखना। कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही आपको देखने को मिलेगा कि जो ये डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है ना, आपको इस तरीके से एयर आती है, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जा रही है, इस तरीके से एयर आती है, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है? ये होता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा राइट की तरफ और साउदर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलेगा लेफ्ट की तरफ। ठीक है, राइट की तरफ यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे लेफ्ट की तरफ देखने को मिलेगा आपको डिफ्लेक्शन। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज मैं बोल रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू एंगल ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, जो भी रोटेशन की डायरेक्शन है उसके लैटिट्यूड के हिसाब से वो हमेशा हमें क्या रहेगी? प्रोपोर्शनल रहेगी। फिर जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगी उतना ही क्या होगा? उसके परपेंडिकुलर है ये। इट एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है? क्वेश्चन ये है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का मतलब है, देखो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इस पॉइंट पे क्या प्रेशर है? समझ लो यहाँ पे प्रेशर बहुत कम है, यहाँ पे प्रेशर बहुत हाई है। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्यों? ये मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो जितना ज्यादा हाई प्रेशर होगा, जितना कम लो प्रेशर होगा, उतनी ही ज्यादा ये फोर्स होगी। अगर समझ लो पॉइंट ए पे भी प्रेशर सेम है, पॉइंट बी पे भी प्रेशर सेम है, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बहुत ज्यादा कम होगी। तो ये कब ज्यादा होगी? ये तब ज्यादा होगी जब इनके बीच का, दोनों पॉइंट के बीच का जो प्रेशर का डिफरेंस है वो ज्यादा होगा। ये फोर्स सबसे कम कब होगी? जब ए और बी में, दोनों पॉइंट में जो प्रेशर है वो सेम है, तब ये मिनिमम होगी, जीरो होगी। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना कि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स जो है वो जीरो होती है। ठीक है, इस वजह से ही यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है फॉर्म नहीं हो पाते इक्वेटर में। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसका तो मैंने इतनी दो बार आपको दो बार आपको मैंने चार्ट भी दिखा दिया था, इसका डायग्राम भी दिखा दिया था, उससे मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि कब ऐसा होता है। मैंने आपको पता है कैसे बताया था? अगर आपको याद ना हो मैं आपको बताता हूँ। ये अर्थ है, ठीक है, मैंने इस तरीके से बनाया था। आपको डायग्राम ऐसा मिलेगा नहीं कहीं पे भी, बट फिर भी मैं ऐसा बनाता हूँ, मेरे को ऐसे याद रहते हैं अच्छे से। ठीक है, सन ना मान लो मैक्सिमम इधर तक जाएगा और मैक्सिमम भी इधर तक जाएगा। ये क्या है? इसके ऊपर आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखने को मिल रहा है। ये समझ लो ये क्या है? ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आपको एक बार यहां जाते हुए दिखेगा, फिर यहां आते हुए दिखेगा। ये क्या है? ये इक्वेटर है मान लो। ठीक है, अब देखो जब भी क्या है, जब भी सन इस तरीके से मूव करेगा और इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा, तो यहां पर आपको आर्टिक में मैक्सिमम सन देखने को मिलेगा। 6-6 महीने सूरज निकला रहता है। ठीक है, डे एंड नाइट। जब ये इस तरीके से मूव करेगा,
तो अंटार्कटिका में आपको सन देखने को मिलेगा डे एंड नाइट, बट यहीं पर आर्टिक में यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर डे एंड नाइट दोनों टाइम अंधेरा रहता है। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, जब सन नीचे की तरफ मूव करता है तो आर्टिक पे ऐसा हो जाता है और यहाँ पे। अब ये कब कब होता है अभी बताऊंगा, समझना इस बात को। ये नहीं कह रहा कि अभी एकदम रट लो, कब कब होता है, कौन कौन सी डेट को होगा, ये भी मैं अभी बताऊंगा। अब इक्वेटर की बात करते हैं। इक्वेटर क्या है, इक्वेटर पे भी क्या होता है, सन जो है वो क्या करता है, दो बार आता है। एक बार क्या होगा, जब इधर गया, इधर से वापस आया तो आएगा, नीचे गया, नीचे से वापस आएगा तो आएगा। ठीक है, दोनों टाइम आता है। अब दो टाइम जब ये भी इक्वेटर के एकदम ऊपर होगा तो इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में दोनों में डे और नाइट का जो टाइम है वो सेम होता है। तो अभी हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 21 जून को क्या होता है, 21 जून को कहां पे होता है सन। अभी नीचे डायग्राम में बताता हूँ। सन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के ऊपर। कैसे पता, हमें पता है जून में गर्मी पड़ रही होती है। क्यों गर्मी पड़ती है, क्योंकि हमें सन डायरेक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे देखने को मिलता है। तो अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि कहां पर 12 घंटे से ज्यादा की सनलाइट देखने को मिलेगी। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही देखने को मिलेगी। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं देखने को मिलता, इक्वेटर नहीं देखने को मिलता। इक्वेटर पे तो जब भी आएगा सन, वहां तो इक्विनॉक्स देखने को मिलेगा, डे एंड नाइट इक्वल होंगे। ये तो कभी आंसर नहीं हो सकता था। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है कि 21 जून में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होती है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सन देखने को मिलेगा। तो ये वाला डायग्राम जो है ना, उस वाले डायग्राम से आसान है समझने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसे याद रख दूं, इससे मुझे ज्यादा अच्छे से याद होता है। 2 और 4 जो है वो करेक्ट है। अब जरा वो वाला डायग्राम देख लो, उसमें क्या है, सेम चीज वो है बट मैंने उसको ज्यादा आसान बना दिया। ये इक्विनॉक्स जो मैंने कहा था आपको, क्या बोला था, जब सन क्या होता है एकदम इक्वेटर के ऊपर होता है। कौन कौन सी डेट को होगा, 21 मार्च को, 23 सितंबर को। इसमें इक्वल डे इक्वल नाइट देखने को मिलती है। अब 21 जून पे आ जाओ, समर सॉलिस्टिस। इसका मतलब क्या है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के ऊपर सन है तो उस टाइम पर हमें क्या देखने को मिलता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सॉलिस्टिस देखने को मिलता है। यहां पर हमें देखने को मिलेगा इस टाइम पर मैक्सिमम जो है वो सन रेज जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के ऊपर। इसलिए यहाँ पे दिन लंबे हो जाते हैं। वहीं पर उसका एकदम उल्टा होता है 22 दिसंबर को। यहाँ पे दिन छोटे हो जाएंगे, रातें लंबी हो जाएगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और उसका उल्टा हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फेयर में। उस टाइम पर वहां पर दिन लंबे हो जाएंगे और रातें छोटी हो जाएगी। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले अभी कहाँ तक पहुंचे, 2014 से 2024 तक हम पहुंचे। ठीक है, इतने में ही हमने 5 से 6 क्वेश्चन इस क्वेश्चन के ऊपर देख लिए, इस टॉपिक के ऊपर देख लिए। तो क्या थीम रिपीट हो रही है, बिल्कुल। क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नहीं। इस बात को याद रखना, इस भूल में बिल्कुल मत रहना कि थीम रिपीट हो रही है मतलब क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, नहीं। थीम और उससे रिलेटेड चीजें रिपीट हो रही हैं। सेम क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला है। किस्मत अच्छी हुई तो पूछ लेंगे सेम कॉन्सेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन, बट क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आने वाला। तो इस पे मत जाना। अगली बार, इस बार क्वेश्चन पूछा है 21 जून से रिलेटेड, तो अगली बार 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर से पूछ सकते हैं। तो अगर ये पढ़ लिया तो ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये मैं बस आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा कल। तब तक के लिए जय हिंद।